वेलकम बच्चों, ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से पिछले क्लास में हम लोग छूट गए थे, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर जो है 61 है। तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि 61 क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, वह क्वेश्चन का डिमांड क्या है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि अनुदान क्या होता है या व्हाट इज ग्रांट, ग्रांट है क्या। हम लोग पहले इसको समझ लेंगे। देखिए ग्रांट हम लोग उसको कहते हैं या अनुदान एक आर्थिक सहायता है। ठीक है, यानी कि एक तरह से फाइनेंशियल हेल्प है जो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को दिया जा सकता है या किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाने वाला एक सहायता है। ठीक है, उसको हम लोग अनुदान कह सकते हैं। एक तरह से विशेष कार्य के लिए या किसी भी व्यक्ति या संस्था को दिया जाती है, जैसे किसी स्पेसिफिक कार्य करने हैं। जैसे मान लीजिए कि या कभी कभी ऐसा देखने के लिए भी मिलता है कि जो गवर्नमेंट होती है, आइए कौन है, जो भी आप गवर्नमेंट देख रहे हैं या गवर्नमेंट जो है कि अनुदान वगैरह कभी कभी देती है। जैसे किसी भी कार्य को प्रयोजन के लिए, जैसे कोई जो है उसके राज्य के लोग जो है आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो वो पिछड़ते हैं तो उनको एक फाइनेंशियल हेल्प किया जाता है। ठीक है, और उसके तहत उसका जो समग्र विकास है या उसकी आर्थिक गति है उसको सुधार करने का प्रयास किया जाता है। तो ज्यादातर अनुदान उसी प्रयोग में लाए जाते हैं। तो अब इसी कड़ी में हम लोग अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल हमसे क्या डिमांड कर रहा है। यह इंग्लिश में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि भारत में किन्हीं दो व्यावसायिक संवर्गों का उल्लेख करिए। तो व्यावसायिक संवर्ग कहने का सेंस क्या है या इसके मायने क्या हो सकते हैं, इसके मतलब क्या हो सकते हैं। तो देखिए व्यावसायिक संवर्ग जो है आपके यहाँ दो कर रहे हैं, तो हम लोग तीन भी व्याख्या कर सकते हैं, यहाँ चार की भी व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन सवाल का डिमांड है आपका दो। तो हम लोग बातें करेंगे दो संवर्गों पर। पहला संवर्ग है आपका प्राथमिक व्यवसाय या प्राइमरी ऑक्यूपेशन। तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है? प्राइमरी ऑक्यूपेशन हम लोग उसको कहते हैं यानी कि जो भी नेचर बेसिस ऑक्यूपेशन होते हैं, जो भी नेचर बेसिस व्यवसाय होते हैं, प्राकृतिक प्रदत्त या प्रकृति से प्राप्त जो भी रिसोर्सेस है, संसाधन है, उनके बेसिस पे अगर हम लोग कोई व्यवसाय करते हैं, कोई ऑक्यूपेशन करते हैं, कोई पेशा करते हैं, तो उसको हम लोग प्राइमरी ऑक्यूपेशन के अंतर्गत रखते हैं, उसको प्राइमरी व्यवसाय कहा जा सकता है। जैसे आप इसके अंतर्गत हो जाएगा, जैसे फूड कलेक्शन हो सकता है, जैसे तो भोजन संग्रह कहा जा सकता है। और इससे पहले जो है या पशुपालन हो गया, आपका दूध उत्पादन हो गया, मिल्क प्रोडक्शन हो सकता है, मछली पकड़ना हो गया, या वनों से लकड़ी जो काट रहे हैं हम लोग, वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। या जो कृषि कार्य कर रहे हैं हम लोग, माइनिंग कर रहे हैं, जो खनन कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार के खनिजों का खनन हो रहा है, सैंड माइनिंग हो रहा है, वो क्या है आपका एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। जो जैसे आप ये दियारे वाले इलाके में नहीं देखते हैं सैंड माइनिंग, जिसको बालू खनन कहते हैं, ये भी आपके प्राइमरी ऑक्यूपेशन में ही आएंगे। ठीक है, या आप कोल माइनिंग कर रहे हैं, आप जो है कि मिनरल्स की माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, या आप जो है किसी भी प्रकार से माइनिंग कर रहे हैं, वो आपके प्राइमरी ऑक्यूपेशन के अंतर्गत आते हैं। जिसमें जैसे प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग जो है लाल कॉलर के श्रमिक कराते हैं, रेड कॉलर जो है कि लेबर कर सकते हैं उनकी, क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होता है। ठीक है, अब इसी में अगर दूसरी व्यवसाय की बात करते हैं सेकेंडरी ऑक्यूपेशन की, तो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन जो होता है उद्योग वगैरह आधारित जो भी ऑक्यूपेशन होंगे, ठीक है, या द्वितीय गतिविधियां जो होती हैं प्राथमिक गतिविधियों के बेसिस पे, प्राथमिक गतिविधियों में पाए जाने वाले जो कच्चा माल है उसके बेसिस पे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो वो आपके द्वितीयक व्यवसाय कहलाते हैं, या उसको हम लोग सेकेंडरी ऑक्यूपेशन कह सकते हैं। ठीक, जैसे आपको गन्ना से चीनी बनाना, गन्ना को कन्वर्ट करना कोची में, चीनी में, यानी कि शुगर कैन कन्वर्ट टू शुगर, यानी कि चीनी को
गन्ना को कौची में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, चीनी बना रहे हैं गन्ना से, वो आपका सेकेंडरी जो है कि ऑक्यूपेशन हो जाएगा, ठीक है। या लौ अयस्क से हम लोग स्टील बनाते हैं, आयरन और ओर जो होता है उससे हम लोग उसको स्टील में कन्वर्ट करते हैं, तो वो आपके हो जाते हैं द्वितीयक व्यवसाय। या लकड़ी से है जो हम लोग फर्नीचर बना रहे हैं, जैसे आप सागवान के लकड़ी है, ठीक है, उन सागवान के लकड़ी से आप उसका पलंग निर्माण कर दे रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके द्वितीय व्यवसाय कहलाते हैं या सेकेंडरी ऑक्यूपेशन कहलाएंगे, ठीक है। तो वो जो है कि वुड से यानी कि जो लकड़ी है उससे पलाई बनाए हैं नहीं, और पलाई बना के पलाई के पलंग बना दिए, ठीक है, तो वो आपके सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से द्वितीय क्रियाएं जो है कि एक तरह से विनिर्माण है और प्रसंस्करण निर्माण है, यानी कि अवसंरचना उद्योग से यह संबंधित है। तो आपके यहाँ भारत में दो व्यवसायिक संभागों का उल्लेख जो है कि किया जा चुका है, एक प्राथमिक और दूसरा जो है कि द्वितीयक, यानी कि एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन और दूसरा रहा आपका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, ठीक है। ये अगर यहाँ पे 3 कहता तो 3 कहता तो हम लोग एक सर्विस सेक्टर को भी इनमें इन्वॉल्व करा लेते हैं, यानी कि तृतीयक सेक्टर को भी इसमें हम लोग सम्मिलित कर लेते हैं। तो तृतीयक सेक्टर की व्यवसाय कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कि जो सुजीत सर पढ़ा रहे हैं वो आपके तृतीयक सेक्टर के व्यवसाय है। एक तरह से पढ़ाना भी व्यवसाय ही हो गया है आज के दौर में, ठीक है। या जो डॉक्टर्स वगैरह देख रहे हैं वो आपके तृतीयक सेक्टर में आएंगे नहीं। तो इस प्रकार से एक तरह से जो भी सर्विस सेक्टर या होटल वगैरह जो है, मॉल वगैरह जो है, इससे जो भी तरह के व्यवसाय किए जा रहे हैं ये आपके तृतीयक उद्योग है, ठीक है, या तृतीयक व्यवसाय है, उसको हम लोग थर्ड ऑक्यूपेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है कि यहाँ 2 कहा जा रहा है तो बस 2 ही लिखिए, प्राइमरी लिखिए एंड सेकेंडरी लिखिए, आपको टर्शियरी लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। चलिए, आई होप समझ में आया होगा बहुत बेहतर तरीके से। वैसे आपको यह पीडीएफ भी मिल जाने वाला है, ठीक है। और तो अब आगे देखते हैं कि अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है। हम लोगों से जो सवाल करेगा उसके हिसाब से हम लोग इसमें जवाब देते चलेंगे। चलिए, कह रहा है कि स्वामित्व के आधार पर, ये बोल्ड क्यों हो गया, ये लेटर बड़ा बड़ा क्यों हो गया रे, बड़ा ही है नहीं। चलिए, कह रहा है सवाल कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत करिए, या स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण आप करिए, या स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं उसकी व्याख्या कीजिए। सवाल आपको किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो आपको जनरल मतलब बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग को हम लोग 4 वर्गों में रखते हैं, ठीक है। स्वामित्व किसको कहते हैं, अब ये चीजें हम लोगों को समझने योग्य हो जाती है। जब स्वामित्व आप समझ लेंगे तो आप जो है कि वर्ग अपने से खुद क्रिएट कर लेंगे। तो कुछ चीजें जो है आपको यहाँ समझना हो जाता है, जरूरी नहीं है कि आपको मैथमेटिक्स ही समझ में आए। आपको ये 8 सेक्शंस भी कुछ कुछ होते हैं वैसे सेक्शंस जिसको समझना पड़ता है। तो आप यह चीजें स्वामित्व समझ जाएंगे तो आप खुद ब खुद इसका वर्ग या क्लासिफाई इसको कर सकते हैं, इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। तो स्वामित्व होता है यानी कि मालिकाना हक, यानी कि किसी भी संस्था पर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर, किसी भी इंस्टीट्यूशन पर हक किसका है, उसका मालिक कौन है। तो स्वामित्व का मतलब हुआ यही कि मालिकाना हक। तो मालिकाना हक के आधार पर उद्योग जो है कि कई प्रकार के होता है। तो उस हिसाब से जब आएंगे हम लोग तो वहां पे पाएंगे कि मालिकाना हक के आधार पर जो आपके उद्योग है, ठीक है, वह 4 प्रकार के होते हैं। क्योंकि हम लोग बहुत सारे जैसे उपयोगिता के आधार पर उद्योगों का प्रकार, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का प्रकार, या स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का प्रकार, बहुत सारे
उसके बेस बनाए जाते हैं। उन बेसों के आधार पर, जैसे अब आप सुने होंगे कि आकार के आधार पर भी उद्योगों के प्रकार होते हैं, जैसे लघु उद्योग, सूक्ष्म लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, इस तरीका से उद्योग के बारे में, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग सब पढ़े हैं ना, तो वो उसके बेसिस अलग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है स्वामित्व के आधार पर, यानी कि मालिकाना हक के आधार पर। तो मालिकाना हक के आधार पर आएंगे तो आपका हो जाएगा एक सार्वजनिक उद्योग, जिसको हम लोग सरकारी कह सकते हैं, ठीक है, या इसको हम लोग पब्लिक कह सकते हैं, ठीक। दूसरा हो जाएगा आपका निजी उद्योग, जिसको हम लोग प्राइवेट कह सकते हैं, ठीक है। तो एक सार्वजनिक है यानी कि पब्लिक सेक्टर का हो गया, जिसमें सरकार यानी कि एक तरह से सरकारी ही रहता है, और एक आपका हो जाएगा निजी, ठीक है। तो निजी उद्योग जो है कि कौन होंगे, जिस पर मालिकाना हक किसका रहेगा, किसी एक इंडिविजुअल का रहेगा, उसका मालिक वह खुद रहेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई काम हम कर रहे हैं तो उसकी मालिक अगर हम खुद है तो वो जो है कि आपका निजी हो जाएगा, एक वैसे हो जाता है। अब एक आता है सहकारी, तो एक सहकारी उद्योग हो गया, जैसे एक कोऑपरेटिव बना करके, ग्रुप बना करके, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर करके जब हम लोग उद्योग लगाते हैं तब उसको हम लोग सहकारी उद्योग के कैटेगरी में रख सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स का मिलन होता है, कोई एक के नहीं हो सकता है, बहुत सारे उसमें एक तरह से पार्टनर क्रिएट हो जाते हैं। और संयुक्त किसको कहेंगे, तो संयुक्त उद्योग उस उद्योग को कहा जाता है जो उद्योग सार्वजनिक और निजी दोनों के मिक्स, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर की है, जो जिसमें सरकारों का कंट्रीब्यूशन है, जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स का है, प्राइवेट संस्थाओं का एक तरह से इसमें इंटर किया हुआ है। तो इसके हम लोग प्रकार इस तरीके से हम लोग इसके बांट सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, आपको पीडीएफ मिलते जाएगा, इसमें देखते जाइएगा। अगला सवाल हम लोगों से क्या कह रहा है वो देखने योग्य होंगे। चलिए, अगला कह रहा है कि प्रशासनिक नगर का है रामनगर, रामनगर कोनाकानी। चलिए, अगला सवाल है कि प्रशासनिक नगर क्या है, उपयुक्त उदाहरण दें। तो देखिए, प्रशासनिक नगर कह रहा है, यहाँ सवाल क्या है कि प्रशासनिक नगर क्या है, उपयुक्त उदाहरण देवे। यानी कि प्रशासनिक नगर पहले एक्सप्लेन कीजिए और इसके बाद उदाहरण दीजिए कि कौन कौन क्षेत्र जो है कि प्रशासनिक नगर है, ठीक है। तो जब आप नगरों के बारे में पढ़ेंगे तो आप पढ़े होंगे नगर, महानगर, ठीक है, प्रशासनिक नगर, ऐतिहासिक नगर, ठीक, इसी तरीके से प्राचीन नगर, इस तरीके से आपके प्रशासनिक नगर, आपके छावनी नगर, ठीक है। इस प्रकार से मेनी वेराइटीज ऑफ सिटीज हो सकते हैं, ठीक है। तो उसी में आपको एक सवाल पूछा है कि जो प्रशासनिक नगर है वो क्या है। देखिए, कोई भी देश है, उस देश तथा उस राज्य की राजधानियां जहां केंद्रीय सरकार या वहां की प्रांत की सरकारें प्रशासनिक कार्यालय होते हैं, ठीक है, या जो केंद्र की सरकारें हैं या जो राज्य की सरकारें हैं, उनके जो प्रशासनिक कार्यालय जहां पे होते हैं, उन नगरों को हम लोग प्रशासनिक नगर के नाम से जानते हैं, या उसको हम लोग प्रशासनिक नगर कहा जाता है। तो हमारे भारत में वैसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जो प्रशासनिक नगर के कैटेगरी में आते हैं। तो आप नई दिल्ली हो सकता है, जो भारत में है, आपका प्रशासनिक नगर है। जो आप कैनबरा देख रहे होंगे, जो ऑस्ट्रेलिया का प्रशासनिक नगर है। बीजिंग देख रहे होंगे, जो चीन की राजधानी भी है और वो प्रशासनिक नगर भी है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि राज्यों में भी प्रशासनिक कार्य वाले नगर होते हैं। जैसे अगर बिहार की बात करते हैं तो पटना प्रशासनिक नगर है। आप चेन्नई की बात करते हैं, तमिलनाडु की बात करते हैं तो आपका चेन्नई जो है कि कौन सा नगर है, प्रशासनिक नगर है, ठीक है। तो इस तरीका से जैसे आप कलकत्ता की बात, बंगाल की बात करेंगे तो कलकत्ता प्रशासनिक नगर है। जैसे आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो इस्लामाबाद
कौन सा है? प्रशासनिक नगर है। ठीक है, आप चीन की बात करेंगे तो संघाई है। ठीक है, बीजिंग है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रशासनिक नगर क्या होते हैं। प्रशासनिक नगर जहां केंद्र और राज्य की सरकारें जो है, ठीक है, या उसकी जो राजधानियां हैं, उन राजधानियों को हम लोग प्रशासनिक नगर कहते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि सुरक्षा नगर के दो उपयुक्त उदाहरणों के साथ उसकी क्या करना है? व्याख्या करना है। देखिए, कह रहा है कि सुरक्षा नगर को किन्हीं दो उपयुक्त उदाहरणों के साथ परिभाषित कीजिए। तो पहले परिभाषित कीजिए, इसके बाद आप उदाहरण दीजिएगा। देखिए, किसी देश की सुरक्षा के लिए बसाए गए नगर को हम लोग क्या कहते हैं? किसी देश की सुरक्षा के लिए बसाए गए नगर को हम लोग क्या बोलते हैं? सुरक्षा नगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक चीज और जानिए, कोई सुरक्षा नगर है तो कोई सुरक्षा क्षेत्र भी है। तो यानी कि वैसे क्षेत्र जो किसी क्षेत्र में रहने के लिए या सुरक्षा प्रदान करने के लिए वो उसके निर्माण किए गए हैं, वो सुरक्षा के क्षेत्र आते हैं या सुरक्षा नगर कहते हैं। तो इनमें कौन सा आता है? जो छावनी बोर्ड आप देख रहे होंगे, ठीक है, जैसे फौजी के छावनी हो गया, नौसेना जो बोर्ड केंद्र हो गया, या सैनिक अड्डे हो गए, युद्धपोतों के लिए विशिष्ट बंदरगाह हो गया, ये सब क्या है? ये सब आपके सुरक्षा नगर कहलाते हैं। ठीक है, तो सुरक्षा नगर वो हो गया, जैसे आपको दानापुर जो है सुरक्षा नगर हो गया, आपका जो कोच्चि है सुरक्षा नगर हो गया। ठीक है, अंबाला छावनी है सुरक्षा नगर हो गया। आपका जो भी कैंटोनमेंट जोन बनाए गए हैं, ठीक, उन क्षेत्रों को हम लोग सुरक्षा नगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि डिफेंस टाउन, उसको यानी कि डिफेंस टाउन के नाम से हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीका से सुरक्षा केंद्र जो है कि इस तरीका से बनाए जाते हैं, या जो नौसैनिक अड्डे हैं, युद्धपोतों के लिए स्पेशल बंदरगाह बना, या जो है कि आपके सुरक्षा नगर है। यानी कि सुरक्षा नगर उसको कहेंगे जो सुरक्षा के लिहाज से बनाए गए हैं, सुरक्षा के लिहाज से बसाए गए हैं। ठीक है, यानी कि देश की जो रक्षा करने के लिए जिस नगरों का निर्माण कराया गया है वो आपके सुरक्षा नगर के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जैसे अंबाला छावनी कोच्चि नौसेना का है। ठीक है, इस तरीका से आप देख पा रहे होंगे, ये आपके छावनी नगर हो गए। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग रुख करते हैं। किसी नगरीय संकुल की पहचान किस प्रकार की जाती है? देखिए, मान लीजिए कि कोई अगर नगर है, ठीक है, सतत नगरीय फैलाव होता है। ठीक है, सतत नगरीय संकुल जो है या समूह सतत नगरीय फैलाव होता है, या बहुसंख्यक महानगर या बृहत नगर यानी कि मेगा सिटी के रूप में विकसित होता है, जिनकी संख्या क्रमशः 10 लाख से 50 लाख और 50 लाख से अधिक होती है। किसी नगरीय संकुल की पहचान निम्नलिखित में से किसी एक के रूप में हो सकती है। का जो है एक नगर तथा उसका संलग्न नगरीय बहिर्वर्ध आउटग्रोथ बहिर्वर्ध के सहित या रहित दो अथवा अधिक संस्पर्शी नगर और एक या अधिक संलग्न नगरों को बहिर्वर्ध से एक स्पर्शी नगर के रूप में जानते हैं। देखिए, किसी नगरीय संकुल की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? तो देखिए, वो आबादी से हो सकता है। ठीक है, या तो वो नगर जो है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी हो सकता है, या वो मेगा नगर हो सकता है, या वो विराट नगर हो सकता है। ठीक है, तो यह नगरों के प्रकार है और इसकी पहचान हम लोग जनसंख्या के बेसिस पे करेंगे, पॉपुलेशन के हिसाब से करेंगे। यानी कि जहां 10 लाख से 50 लाख और 50 लाख से अधिक जनसंख्या होगा, ठीक है, वो आपके महानगर के कैटेगरी में आएंगे। 10 लाख वाले और 50 लाख से अधिक वाले जो होंगे आपके मेगा सिटी के अंतर्गत आएंगे। तो टोटल जो है डिपेंड करता है किस पे?
पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन ही डिफाइन करता है कि आप जो है कि भैया महानगर है कि आप जो है कि बृहत नगर है, मेगा सिटी है या विराट सिटी है या कौन सिटी है, वो आपके पॉपुलेशन तय करते हैं, वहां के रहने वाले लोग तय करते हैं। तो उसकी पहचान जो है, संकुल की पहचान आपके जनसंख्या के बेसिस पे होंगे और वह कितनी आबादी में रह रहा है, उसका स्वरूप क्या है, उसी के आधार पर ये तय होते हैं। ठीक है, अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, अलौह धातुओं के नाम बताएं और उनके स्थानिक वितरण की चर्चा करें। तो हम लोग जब धातुओं के वितरण के बारे में पढ़े थे, ठीक है, अधातुओं के वितरण के बारे में पढ़े थे, लौह ऐसा जब पढ़ रहे होंगे उस समय, अलौह धातु कौन धातु है? तो वह लोहे का अंश जिसमें नहीं होता है, वह धातु जिसमें लोहा की मात्रा नहीं पाया जाता है, उसको हम लोग अलौह धातु कहते हैं। जैसे बॉक्साइट नाम सुने होंगे, जैसे आप चूना पत्थर का नाम सुने होंगे, जैसे तांबा का नाम सुने होंगे, जैसे सीसा हो गया, जस्ता हो गया, इनमें बॉक्साइट और तांबा का निक्षेप भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आप देख रहे होंगे, उड़ीसा हो गया आपका सबसे बड़ा उत्पादक तो है ही, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन विभिन्न जगहों पर, झारखंड वाले जो इलाके हैं वहां पे, छत्तीसगढ़ का जगह है वहां पे, ठीक है, अमरकंटक के पठार में होगा, मध्य प्रदेश के कटनी में हो गया, जबलपुर हो गया, बालघाट, महाराष्ट्र के कोलाबा, थाने, रत्नागिरी, सतारा, पुणे, कोल्हापुर महत्वपूर्ण उत्पादक है। उसी तरीका से तांबा के निक्षेप मुख्यतः झारखंड के सिंहभूम जिला के बाद मध्य प्रदेश के बालाघाट और राजस्थान के झुंझुनू, अलवर जिलों में पाए जाते हैं। तांबा एक बहुत उपयोगी खनिज है जिसमें विद्युत उपकरण, विद्युत की मोटरें, ट्रांसफार्मर, जनरेटर इत्यादि बनाए जाते हैं। तो आपको अलौह धातुओं के नाम यहाँ पे लिखने थे और उसके स्थानिक वितरण लिखने थे। तो आप लिख सकते हैं अलौह धातु में आप कुछ भी, जो इसमें से जो जिसका भी आपको याद होगा ना, उसको आप इसमें इंक्लूड करके लिख सकते हैं जिसमें लोहा का अंश विद्यमान नहीं रहे। ठीक है, तो बॉक्साइट, तांबा, सोना जो है कि चांदी, सीसा, जस्ता जो है इस प्रकार से है और इनके जो निक्षेप हैं, इनका जो डिस्ट्रीब्यूटर है, इसका जो वितरण है भारत के विभिन्न जगहों पर है। महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है, आपका मध्य प्रदेश में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, या पश्चिम बंगाल में है। तो हर जगह हर खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है। ठीक है, हमको यहाँ अलौह खनिज की कह रहा है। ठीक है, तो तांबा जो है आपके उसका कह सकते हैं, तो तांबा आपका झारखंड के क्यों सिंहभूम जिला, झारखंड का एक सिंहभूम जिला है, वहां पे तांबा मिलेगा आपको। ठीक है, आपको अगर हीरा की है तो वो आपको मध्य प्रदेश के पन्ना में मिलेगा, मतलब सुप्रसिद्ध जगह भी है। तो इस प्रकार से उसके स्थानिक वितरण है। आपको जितना कहा जा रहा है उतना ही इसमें आंसर देंगे तो ज्यादा सूटेबल रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, ये सवाल क्या कह रहा है? यह सवाल कह रहा है कि जीवन पर्यंत प्रवासी और पिछले निवास के अनुसार प्रवासी में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, भारत की जनगणना में प्रवास की गणना दो आधारों पर की जाती है। पहला है कि जन्म का स्थान और दूसरा निवास स्थान। यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है तो इससे जीवन पर्यंत प्रवासी के नाम से जाना जाता है। और यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है तो इसे निवास के पिछले स्थान से प्रवासी के रूप में जाना जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 30.7 करोड़ जो है, ठीक है, लगभग 30% प्रवासी अपने जन्म के स्थान से अलग रह रहे थे, जबकि 31.5 करोड़ 31% अपने पिछले निवास स्थान से अलग रह रहे हैं। देखिए, जीवन पर्यंत प्रवासी और पिछले निवास के अनुसार प्रवासी में अंतर क्या है? तो इन दोनों में अंतर यह है कि एक जो है कि जन्म के से रह रहा है और एक जो है कि कहीं से माइग्रेट करके आया हुआ है। प्रवासी दो तरह के होंगे, एक जन्मजात जो होंगे, इसी जगह से जन्मे हैं और इसी जगह पे के हैं, एक वो हो गए,
और एक जो है कि कहीं दूसरे जगह से माइग्रेट कर करके आकर के बसे हुए हैं, एक वो हो सकते हैं। तो एक जो है कि अभी दोनों में है कि जीवन पर्यंत जो है यानी कि वो वही मिलेगा, और जो है आपका पिछले प्रवास वाला तो वो जो है कि कहीं दूसरे से प्रवासी एक तरह से हो गया। तो अंतर जो है कि इसमें स्पष्ट है कि एक जो है कि वहीं से है, एक कहीं से आया हुआ है। ठीक है, एक जो है कि एक का माइग्रेशन जो है कि हुआ है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, मानव विकास सूचकांक के विकसित कारकों वाले चरों के नाम लिखिए। मानव विकास सूचकांक को विकसित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। यहाँ चर गलती से लिख दिया है। ठीक है, यहाँ कारकों के नाम लिखने के लिए कह रहा है। देखिए, मानव विकास सूचकांक को विकसित करने वाले चरों में राष्ट्रीय आय यानी कि जो नेशनल इनकम है, ठीक है, जो आपका राष्ट्रीय आय है, पूंजी निर्माण की दर है, और लोगों के आर्थिक कल्याण और रहन सहन लाइफ स्टाइल का स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सशक्तिकरण इत्यादि मुख्य है। कह रहा है सवालिया क्या कह रहा था, नेम द वेरिएबल्स विच डिटरमिनाइज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास के लिए देखिए, ये तो जो कह रहा है सो कह ही रहा है। एक चीज है और सुनिए, एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम बताते चलते हैं। जो मानव विकास है, मानव विकास के जो सूचक होंगे, इंडेक्स होंगे, वो कैसे तय होंगे, तो उसके लिए जो है आपका लाइफ स्टाइल हो सकता है, ठीक है, इनकम हो सकता है, एक आर्थिक कारक हो सकता है। आर्थिक कारक हम लोग लिख रहे हैं, आर्थिक फैक्टर, आर्थिक कारण। दूसरा हो सकता है आपका लाइफ स्टाइल। तीसरा आपका हो सकता है आपका हेल्थ। अगर इतना चीज रहा, तीन चीज पर ध्यान दीजिए, अगर इतना बेहतर रहा तो आप मानव विकास के अंतर्गत आएंगे, यानी कि उसके सूचकांक के अंतर्गत आपको सम्मिलित किया जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है कि यह चीजें जारी कर देती है, दिखा देती है कि सही में ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। हमको लगता है कि मेरा आवाज बैठ रहा है, क्लास को हमको लगता है कि यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। देखते हैं, प्रयास करते हैं, क्योंकि आवाज तो निकल नहीं रहा है, बोलने से कोई फायदा होगा नहीं। वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करना था, तो इसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, इसको रखते हैं अभी इतना ही। आवाज जो है कि आपका नहीं, मेरा आवाज जो है कि बहुत कम हो गया है, तो हम सोचते पता नहीं क्यों वॉल्यूम जो है डाउन हो गया है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, रखते हैं इतना ही। तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय।